आज के इस समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी, मेघालय और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये त्रिदिवसीय संस्कृति महोत्सव में मैं आज शाम को आने वाला था, पर एनडीए की और पार्लियामेंट की विशेष गतिविधियों के कारण मेरे आने में एक अड़चन आई, इसलिए मैं सुबह आज इस कार्यक्रम में शरीक हुआ हूं। हमारे भारत की ये विशेषता है कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो अलग भाषा, अलग वेश, अलग रहन सहन सब होने के बाद भी हमारी संस्कृति एक है। हमारी भारतीय संस्कृति ये विश्व के आकर्षण का केंद्र है। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, इसके तरफ पूरी विश्व में एक आकर्षण है और स्वाभाविक रूप से हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा साहित्य, हमारी कलाएं, इन सब बातों का जतन करना ही हमारे समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। किसी भी देश के इतिहास में उसका अगर भविष्य हमें देखना है तो स्वाभाविक रूप से उस देश का इतिहास, संस्कृति और दोनों के आधार पर उसका जो समाज जीवन पर जो परिणाम होता है, उससे जो व्यक्ति संस्कारित होते हैं, उनके व्यवहार से ही देश की प्रतिमा पूरे विश्व में खड़ी होती है। ये बहुत हम सौभाग्यशाली है कि रामायण, महाभारत से लेकर हमारे गौरवशाली इतिहास के अनेक क्षण ऐसे हैं कि भले ये इतिहास भूतकालीन है, पर वर्तमान में भविष्य का वेद करने के लिए ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैं बहुत बार एक बात अक्सर लोगों को बताता हूं कि मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण करने का मौका मुझे मिला और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ मैं चाय पी रहा था तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। मैंने स्वाभाविक रूप से उनको जवाब दिया कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और जिसके कारण महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये विशेष रूप से हमारी समस्या है। मेरा जवाब देने के बाद मैंने उनको ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यंग लड़के और लड़कियां शादी करने के बजाय लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और जिसके कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो रही है। उन्होंने आगे मुझे ये पूछा, क्या हिंदुस्तान गरीब होने के बाद क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है? मैंने तुरंत जवाब दिया कि ये नहीं के बराबर है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये कैसे संभव है। तब मैंने उनको बताया कि हमारा देश भले गरीब है, पर हमारे देश की संस्कृति, इतिहास और विरासत बड़ी महान है। हमारे शिक्षा में से, हमारे सामाजिक जीवन में से जो मूल्याधिष्ठित जीवन में संस्कार होते हैं,
उस संस्कारों से भारतीय मानस का एक व्यक्तित्व बनता है। हमारा रामायण महाभारत कालीन इतिहास हो, हमारे संतों ने किया हुआ समाज प्रबोधन का कार्य हो, और आज भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ हमको समाज को बदलने की जो प्रक्रिया करने वाली अनेक संस्थाएं हैं, जो विशेष रूप से काम कर रही है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेशनल, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संस्कृति की रक्षा करके और इस संस्कृति का महत्व पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाने में हमारे केंद्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वाभाविक रूप से आप सबको पता होगा कि जब हम विदेश में जाते हैं तो हमारे देश का योग विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, भारतीय संगीत हो, भारतीय नृत्य कला हो, या भारतीय संस्कृति और इतिहास की विरासत से मिले हुए मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति हो, इसका एक बहुत बड़ा आकर्षण पूरे विश्व में है। आवश्यकता है इसको ठीक प्रकार से प्रेजेंट करने की। ये कहा जाता है कि हमारे विचार कितने भी श्रेष्ठ हो, हमारे सिद्धांत भी कितने भी श्रेष्ठ हो, पर जहां हम जाते हैं उन लोगों को उनकी भाषा में प्रभावी रूप से उसको समझाना ये उतना ही आवश्यक है। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए अनेक बातों का रिसर्च हो रहा है, संशोधन हो रहा है। अगर हम जर्मनी में जाएंगे तो आयुर्वेद में और संस्कृत में जर्मनी हमसे आगे है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश में हमारे इतिहास संस्कृति को जतन करने वाली जितनी संस्थाएं हैं, वो आज भी इसका महत्व लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि इसी बात को लेकर हमारी संस्कृति इतिहास का जो हमारा संस्कार है, जो हमारा परिचय है, वो सामान्य व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का एक मिशन रूपी कार्य है। और ये कार्य विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे साधु संत हैं, हमारे विचारक हैं, भारतीय संस्कृति प्रति कटिबद्धता रखने वाली हमारी संस्थाएं हैं, हमारे एनजीओज हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे महाविद्यालय हैं, हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं। ये लगातार बहुत प्रभावी रूप से ये कार्य कर रही है। मुझे और एक बात की खुशी है कि ये जो हमारा संस्कृति महोत्सव है, वो फिर से एक बार हमारे भारतीय समाज को संस्कृति के प्रति जगाने का तो कार्य करेगा ही, पर उसके साथ साथ यह विचार भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, तो यह विचार 7 समुंदर के आगे जाकर पूरे विश्व को दिशा और मार्गदर्शन करने में यशस्वी होगा। और मुझे लगता है कि एक तरफ विश्व में सामाजिक स्थितियों में कहीं निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, और कहीं न कहीं पूरी विश्व में लोग शांति के और मन शांति के साथ हमारे भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। विशेष रूप से जो हमारे संत विदेशों में गए, महेश योगी जी गए, अभी हमारे यहाँ आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी ने वॉशिंगटन में
वहां व्हाइट हाउस के नजदीक एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है और जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग पूरे विश्व से हमारे भारतीय संस्कृति इतिहास का अध्ययन करने के लिए वहां आने वाले हैं। अनेक राष्ट्रों के जो राजमान्य नेता है, विचारक है, उद्योगपति है और विशेष रूप से यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में काम करने वाले प्रमुख चिंतक है, वो सब भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति का अध्ययन करने के लिए वहां आने वाले हैं। और हमारी संस्कृति भी सहिष्णुता की सबसे बड़ी विशेषता है। सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, सर्वधर्म समभाव, ये हमारी विशेषता है। भारतीय संस्कृति जो हिंदू संस्कृति के रूप में पर्यायवाची शब्द है, उसके बारे में हमने विश्व को, हमारे देश में हम यही बात कहते हैं कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत एक है। हमारी उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई गुरुद्वारा में जा सकता है, कोई बौद्ध विहार में जा सकता है, कोई मंदिर में जा सकता है, कोई मस्जिद में जा सकता है। उपासना पद्धति भले अलग हो, पर हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत एक है। यही भारतीयता की विशेषता है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था, वो हमारे लिए बहुत ही आदर्श है। उन्होंने ये कहा था विश्व के प्रतिनिधियों के सामने कि मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं आपको यह भी बताने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि जिस धर्म पर, जिस भगवान पर तुम्हारा विश्वास है, वो भगवान श्रेष्ठ है और वो धर्म श्रेष्ठ है। हमारे संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। हमारे मराठी में एक कवि ने इसका बहुत सुंदर अनुवाद किया है। उसने कहा है, पडे खाल दीजे नभातून पाणी, जसे सागरा तेच मिळोनी जाई, नमस्कार कोण्याही देवास केला, परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार से आसमान से पानी गिरता है, पानी नदी नालों को मिल जाता है और नदी नाले अंतिमतः सागर को, समुद्र को मिल जाते हैं, उसी प्रकार से हमने किसी भी भगवान का अगर दर्शन किया तो हमारा नमस्कार अंततोगत्वा जो धर्म में जो हमारा भगवान है सबका, उसी के पास पहुंचता है। हमारे देश में ये जो पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता है, इसके बारे में लोगों को समझाने की आवश्यकता है। हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द आया है, पर सेक्युलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी में जो मीनिंग है वो धर्मनिरपेक्षता करके लिखा है, जो हम लोग बताते हैं। पर सेक्युलर शब्द का सही में अर्थ जो इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है वो सर्वधर्म समभाव लिखा है। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। ये जो धर्मनिरपेक्ष कहने वाले लोग थे, उनके मृत्यु के बाद उनको मंत्राग्नि दिया गया। स्वाभाविक रूप से सरकार धर्मनिरपेक्ष चाहिए, शासन धर्मनिरपेक्ष चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म का संबंध कर्तव्य के साथ है और यह शिक्षा संस्था का परिसर है।
तो हमारे टीचर ये कहते हैं कि मैं टीचर के धर्म का पालन कर रहा हूं, या धर्म का शब्द पर्यायी शब्द कर्तव्य है, जीवन पद्धति है। हिंदुत्व का अर्थ एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन पद्धति है। और ये जीवन पद्धति हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत से मिली है। ये रामायण महाभारत के इतिहास से मिली है। ये साधु संतों ने जो हमें मार्गदर्शन किया, जो विचारधन दिया है, उससे मिली है। इसके ऊपर और रिसर्च करके दुनिया के सभी भाषाओं में उसका ट्रांसलेट करके इसके महत्व को दुनिया को तक पहुंचाना, यही काम हमको करना है। स्वामी विवेकानंद जी हो, महेश योगी जी हो, या हमारे आज विशेष रूप से श्री श्री रविशंकर जी हो, इन सब के विचारों का जो बेस है वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए ये सांस्कृतिक महोत्सव हम सबको भविष्य का जो मिशन हम सब ने अपने सामने रखा हुआ है, एक तरफ हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना, इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना, और इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके विश्व की नंबर 1 की आर्थिक शक्ति, महाशक्ति बनाना, यह संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया। पर इसके साथ साथ हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे जीवन मूल्य, इसको भी हमको दुनिया के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। विश्व के आज के इस गंभीर समस्या में जो निराशा और फ्रस्ट्रेशन में बैठा है, उस समाज को फिर से जीवन जीने की एक नई विजन देने की क्षमता हमारी संस्कृति में है। और उसी का जतन करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हमारे भारतीय समाज के 3 इंपॉर्टेंट पिलर है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि संस्कृति का जतन करते समय, उसमें रिसर्च करते समय हमें इकोनॉमी की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसको हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज एज ए पावर, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये भविष्य है। मुझे खुशी है कि एक तरफ भारतीय संस्कृति, दूसरी तरफ नॉलेज एज ए पावर, और तीसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यानी यही है कि ये दोनों के बीच में मूल्याधिष्ठित भारतीय संस्कृति की प्रतीक रहने वाली हमारी सामाजिक और पारिवारिक जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, तीनों का संगम करके हमको जाना है। और हमारे में से ये सभी ज्येष्ठ प्रचारक है, विचारक है, जिन्होंने समाज को बदलने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, ऐसे अनेक लोग मंच पर आसनस्थ है। और इसलिए मैं थोड़ा नया पीढ़ी का होने के कारण उनको एक अनुरोध करूंगा कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. आपके गुड़गांव को मैं ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए एक दिल्ली का बहुत नया रिंग रोड बना रहा हूं, UR2, जो पानीपत के बाद शुरू हो रहा है, और वहां से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं. आज भी मुझे तकलीफ हुई, पर मैं 6 महीने के अंदर आप पानीपत से उस रोड से एयरपोर्ट तक 15 से 20 मिनट में आओगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं. और इसी रोड पर शिव मूर्ति के पास
जमीन के अंदर 8 लेन और ऊपर 8 लेन ऐसी 16 लेन बन रही है। वो टनल डायरेक्ट T3 पर जाएगी और एक डायरेक्ट वसंत विहार निकल जाएगी। और ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है ये भी पूरा हो रहा है और उसके ऊपर से डायरेक्ट सोना तक चले जाएंगे और दिल्ली से जयपुर केवल 2 घंटे में हो जाएगा। और मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये रोड बनने में जो दिल्ली में कचरे की 3 टेकड़ियां है उसमें गाजीपुर एक है, उसका 30 लाख टन कचरा हमने रोड में अंदर डाला हुआ है ताकि कचरे का भी उपयोग हो सकता है। मैं 7 साल से जहां से सांसद हूं मेरे शहर में हम टॉयलेट का पानी बेचते हैं और वो बेचकर हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। अभी हमने मथुरा में, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो मथुरा को शुद्ध करने के लिए 90 mld स्लज हम पानी शुद्ध करके वो इंडियन ऑयल को देते हैं, जो 20 करोड़ रुपए वो पानी खरीद के साल के देती है मथुरा के पास। तो मेरा साधु संतों को और मार्गदर्शकों को यही आशीर्वाद है कि जो अच्छे हैं, जो समझदार है, जो संस्कृति को जानते हैं, उनको तो मार्गदर्शन करना, संस्कार करना, इसका फल तो अच्छा ही मिलेगा। पर जो इससे दूर है, जिनके मन में गलत फहमियां है, जीवन में ज्ञान का अंधेरा है, उन समाज के क्षेत्रों तक इस इतिहास, संस्कृति और विरासत को पहुंचाना और जो भविष्य की हमारी पीढ़ी है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है, उनके मन में इसके प्रति आकर्षण निर्माण करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं सभी इन सब लोगों से यही विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये सम्मेलन, इसका मार्गदर्शन समाज के आखिरी व्यक्ति तक ये विचार और ये आवाज पहुंचेगा और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को जैसे सुपर इकोनॉमिक पावर हमको बनानी है, वैसे विश्व की सबसे स्वीकार्य संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति को मान्यता मिलेगी। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार ये नए भवन निर्माण के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।